हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 चैप्टर 5 जो कि किशोरा अवस्था की और चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर को करेंगे। ठीक है। इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाला गया है, उस वीडियो को आप पहले देख लेंगे। उसके बाद पार्ट 3 वीडियो और ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो हम लोग को जो आज के टॉपिक्स में पढ़ना है ये है हम लोग का जनन में हार्मोन की भूमिका। तो जनन जो होता है, जीव जनन करते ही है, ठीक है, अपने जैसे अनेक जीव को जनन करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वो क्या अनेक तरह का हार्मोन को स्रावित करते रहती है। उनमें से एक हार्मोन वृषण में शुक्राणु और अंडाशय में अंडाणु को परिपक्व होने को नियंत्रण करता है। तो इसमें दो हार्मोन्स है जो कि इम्पोर्टेंट है आपको याद का, कि एक हार्मोन है जो वृषक में बनता है, इसको शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है। और एक अंडाशय में बनता है जिसको अंडाणु बोलते हैं। और ये परिपक्व होने के लिए, ये जो है ना, व्यक्तियों को परिपक्व बनाने के लिए हार्मोन रिलीज करता है। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन जननांगों का टेस्ट्रोन, तो जननांग मतलब जो भी पुरुष नर है उनका टेस्ट्रोन को बढ़ाता है। ठीक है। और एस्ट्रोजन स्त्रियों स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। रुधिर वाहक यानी कि रक्त वाहक में स्रावित किया जाता है। शरीर के विभिन्न भागों स्थलों तक क्या होता है, पहुँचाया जाता है। ठीक है। यौना आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। तो यही दोनों टेस्टोस्टेरोन्स हैं जो कि क्या करता है, यौना आरंभ को स्टार्ट करता है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्याप्त तक चलते रहता है या कभी समाप्ति होता है? तो इसका आंसर नीचे के पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है। तो मानव में जनन काल की अवधि एक्चुअली में है कितने वर्ष तक एक व्यक्ति, एक महिला पुरुष जो है जनन कर सकते हैं। ठीक है। तो समझेंगे इसका स्टार्ट कहाँ से होता है। तो यौना आरंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से ही लड़कियों में एक विशेष परिवर्तन होता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक ये चलता रहता है। यौना आरंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं और अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है। तो हर महीने क्या देखेंगे कि जैसे कि 2 अंडाशय होता है, उसमें से महीना दर महीना, है ना, लेफ्ट राइट करके, कभी इधर लेफ्ट वाला अंडाशय में एक अंडाणु होगा, फिर अगले महीने दूसरे साइड वाला में होगा, इस तरीके से होता है। ठीक है। लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा 2 अंडाणु होते हैं, उसमें से किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। ठीक है। मतलब उससे प्रोड्यूस होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवारें मोटी हो जाती हैं जिससे वह अंडाशु के निषेचन के पश्चात युग्मज को ग्रहण कर सके और जिसके फलों से गर्भाधारण हो सकता है। ये सारी चीज़ें तैयार हो रही होती ताकि गर्भाधारण हो सके। ठीक है। यानी बॉडी तब तक तैयार हो रहा होता है। ये स्टार्टिंग फेज होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब गर्भाशय की अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और योनि के द्वारा बाहर आती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ऋतुस्राव यानी महामारी मेंसुरेशन कहते हैं। इंग्लिश में इसको मेंसुरेशन कहते हैं। ऋतुस्राव का लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। ठीक है। इसलिए इसे मासिक चक्र, मेंसुरेशन साइकिल या पीरियड्स भी कहा जाता है। ठीक है। पहला ऋतुस्रावन यौना आरंभ में होता है। तो यौना आरंभ जब होता है 10 से 12 साल के एज में, उसमें पहला स्टार्ट होता है। और जिसको हम लोग जब पहली बार स्टार्ट होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रजो दर्शन कहते हैं। ठीक है। इसको हम लोग रजो दर्शन कहा जाता है। और लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्रावन का रुक जाता है। यानी कि इसका एक निश्चित अवधि है ना, जीव जनन करने का क्या है, एक निश्चित अवधि है। वो कि बोल सकते हैं कि 45 से 50 वर्ष के बाद अब जीव को जनन करना, मतलब बच्चों को जन्म देना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम या नहीं के बराबर हो सकता है। ठीक है। ऋजु श्रावण में रुक जाने का रजो निवृत्ति कहते हैं। तो जब हम लोग का मेंसुरेशन, ठीक है, रुक जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रजो निवृत्ति बोलेंगे, मेनापॉज बोलेंगे कहते हैं। ठीक है। ऋतुस्रावन चक्र प्रारंभ में अनियमित हो सकता है। तो जब स्टार्टिंग समय होता है, उस समय हो सकता है कि कुछ दिनों का अंतर हो सकता है, एक रिपीट डे में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपको एक फिक्स डेट मिल जाएगा। ठीक है। उससे नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। इसका नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवारों का मोटा होना और निषेचन ना होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हर महीने एक अंडाशु से परिपक्व एक अंडाणु एक परिपक्व हो जाएगा। ठीक है। फिर उसकी वजह से निर्मोचन, गर्भाशय का दीवार मोटा हो जाएगा। फिर निषेचन नहीं होगा तो वही जो दीवार मोटा है वो क्या टूट के योनि के द्वारा बाहर आने लगेगा। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या मेंसुरेशन कहते हैं। ठीक है। यदि अंडाणु का निषेचन ना
हो जाता है तो विभाजन, तो वह विभाजन करने लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो वो अगर अंडाणु का निषेचन हो गया तो क्या विभाजन करने लगेगा, और एक उसमें पर ये होता है, क्या बोलेंगे उसको, इंग्लिश में सेल और हिंदी में कोशिका बोलेंगे, ठीक है। तो एक कोशिका से बहुत सारे कोशिका बनाने लगता है और फिर एक बेबी का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है वो। आगे हम लोग देखते हैं कि लड़कियों में ऋतुस्रावन के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्रावन का ध्यान रखते हुए ऋतुस्रावन के लिए तैयार भी रहना चाहिए, ठीक है। तो लड़कियों को क्या क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। ऋतुस्रावन के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला पैड या कपड़े का कम से कम 2 बार बदलना चाहिए। प्रयोग किए गए पैड का अच्छी तरह से निपटान करना चाहिए, ठीक है। तो दिन में कम से कम 2 बार पैड बदलेंगे, कपड़ा बदलेंगे, और ये बदलने के बाद क्या करना है आपको, उसका निपटाना भी अच्छा से करना है। इसे निपटान कैसे करें इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वर्ष 2013 में यूनिसेफ द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया है कि झारखंड राज्य में 28% किशोरियाँ सैनिटरी पैड का उपयोग करती हैं, जिसमें 62% किशोरी जो है इसे ज़मीन में गाड़ देती है, और जो 26% है इसमें क्या होता है, खेतों, तालाबों, खुली जगहों में फेंक देती है। इस तरह से फेंकना अवस्था फैलाता है, अस्वस्थता फैलाता है और वातावरण को प्रदूषित भी करता है। तो ऐसे हमें फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके लिए झारखंड सरकार ने कदम भी उठाया। विद्यालय में सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण भी किया गया था, ठीक है। उपयोग किए गए सैनिटरी पैड के उचित निपटान के लिए भस्मीकरण यंत्र भी लगाए गए थे और इसकी व्यवस्था की जा रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ दिया हुआ है। तो देखिए आप चित्र में देख सकते हैं किस तरह का सैनिटरी पैड का उपयोग किया गया है, ठीक है। और इसको किस तरह से जला दिया जा रहा है ताकि क्या है, ये हम लोग का वातावरण को ये अस्वस्थता फैलाए नहीं, वातावरण को शुद्ध रखे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि साधारणतः सैनिटरी में बालिका शौचालय में लगा हुआ होता है, ठीक है। शौचालय के अंदर में क्या होता है कि दीवार खुली होती है, खुला स्थान बनाया जाता है, जिसके बाहर की ओर दीवार खड़ी कर दी जाती है और नीचे में क्या है कि जाली लगा दिया जाता है, ठीक है। और उसके नीचे में थोड़ा सा खाली जगह होता है जिससे हम लोग आग लगा सकते हैं। ऐसा व्यवस्था होता है जो बालिका विद्यालय बना होता है ना वहाँ पर। कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, कुछ अफवाह भी है कि ऋतुस्रावन की अवस्था में लड़कियों को रसोई के घर में काम नहीं करना चाहिए। फालतू बकवास की बातें हैं। पहले ज़माने में सब बोला जाता था, ठीक है। अभी इतना सारा हाइजीन तरीके से रहने का सुख सुविधा आ गया है कि ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पता लगाइए क्या यह सही है कि स्त्री में जन्म काल की अवधि रजोदर्शन में या रजोदर्शन से रजोवृत्ति तक ही होती है। तो हम लोग पता लगाएंगे, इसके लिए नीचे वाला पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। संतति का लिंग निर्धारण लड़का लड़कियों का निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपको 10 क्लास में भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंट मानेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान के इसको पढ़ना है, ठीक है। VBI हम लोग का टॉपिक्स की आखिर बनता कैसे, लड़का कैसे बनता है, लड़की कैसे बनती है। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। आप गुणसूत्र के बारे में पढ़ सकते हैं। तो क्या क्या गुणसूत्र होता है, जो प्रत्येक कोशिका में केंद्रक में उपस्थित होता है। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं में केंद्रक में 23 और जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जितने भी ह्यूमन से उसके कितने 23 के जोड़े पाए जाते हैं। 23 अगर जोड़ दिया जाए तो 23 कितना हो जाएगा, 23 और 23 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें से 22 जोड़े का कायिक गुणसूत्र होता है। तो 22 जोड़ा में कायिक गुणसूत्र होते हैं एवं 1 जोड़े लिंग सूत्र होते हैं। तो 22 जोड़ा तो कायिक हो गया और 1 जोड़ा क्या होगा, वो लिंग सूत्र होगा, जो कि लिंग निर्धारण करेगा कि बच्चा जो है लड़की होगा या लड़का होगा। यह एक जोड़ी गुणसूत्र है। तो या तो XX या तो XY हो सकता है। तो ये जो जोड़ा है या तो XY हो सकता है या तो फिर XX हो सकता है। इस तरीके से जोड़े होते हैं, ठीक है। टोटल 23 से 46 होते हैं, उसमें से 22 और 22 करके, ठीक है, अलग होते हैं, वो कायिक गुणसूत्र होते हैं। बाकी जो है जन्म करने वाले क्या लिंग निर्धारण करने वाला 2 गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो यही दोनों मिल के क्या करता है, लड़के या लड़की का फॉर्मेशन करता है कि कैसे लड़की बनेंगे, कैसे लड़का होगा। यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, ठीक है। इस डायग्राम को समझेंगे कि ये पापा है, ठीक है, ये मम्मी है, ठीक है। पापा में जो गुणसूत्र है वो क्या है, इसमें X और Y है। मम्मी में क्या है, X और X होता है, यानी XX रहेगा तो लड़की बनेगी, XY पर रहेगा तो लड़का बनेगा। अब पापा का गुणसूत्र X मिला, ठीक है। अब मम्मी का गुणसूत्र में X था तो XX हो गया, तो इससे लड़की का जन्म हो जाएगा। अब पापा का गुणसूत्र में Y मिला, अब मम्मी का गुणसूत्र में क्या मिला, X मिला, तो YX हो गया, तो इससे क्या होगा, लड़का बन जाएगा। अब फिर से हम लोग देखेंगे, अगर पापा का
गुणसूत्र से एक्स मिला और मम्मी का गुणसूत्र से एक्स मिला तो फिर से लड़की हो जाएगी। और पापा का गुणसूत्र से अगर एक्स मिलता है और मम्मी का गुणसूत्र से मम्मी से नहीं, फिर से वही चीज़ है ना, इतना बार समझने की ज़रूरत नहीं, दो ही में समझ में आ जाएगा कि पापा का गुणसूत्र में एक्स मिला और मम्मी का क्या मिला, एक्स मिला, तो एक्स एक्स लड़की हो जाएगी, ठीक है। और पापा का गुणसूत्र वाई मिला और मम्मी का एक्स मिला तो इससे लड़की हो जाती है। तो इस तरीके से लड़का लड़की का निर्धारण होता है। मनुष्यों में लिंग का निर्धारण ऐसा ही होता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्त्री में दो एक्स होते हैं, ठीक है, और पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। जनन की, अच्छा आपको याद रखना है, ठीक है, पुरुष महिलाओं में क्या पाया जाता है, लड़कियों में एक्स एक्स गुणसूत्र और लड़कों में एक्स और वाई गुणसूत्र, याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनन की प्रक्रिया में उत्पन्न युग्मज अंडाणु और शुक्राणु में एक जोड़ी गुणसूत्र होता है। निषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु में दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक एक्स गुणसूत्र होता है और एक वाई गुणसूत्र होता है। तो बोल रहा है कि जो महिलाओं में अंडाणु होता है उसमें सिर्फ एक ही तरह का गुणसूत्र पाया जाता है, जो कि क्या होता है, एक्स होता है। लेकिन पुरुष में जो शुक्राणु पाया जाता है उसमें दो तरह के गुणसूत्र होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। जब गुणसूत्र एक्स वाला शुक्राणु को निषेचित करता है तो क्या होता है कि वो जो जोड़ा बनेगा दो गुण का, ये एक्स एक्स हो जाएगा, मिलकर मादा शिशु का निर्माण करता है, ठीक है, यानी इससे लड़की बन जाएगा। जब वाई वाला गुणसूत्र शुक्राणु जो है अंडाणु के साथ में मिल के एक्स वाई बनाएगा तो इसमें नर शिशु का क्या होता है, ये विकसित होता है, यानी लड़का बन जाता है। तो इस तरीके से लिंग का निर्धारण होता है। अब आप जान गए हैं कि जन्म के पहले शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग सूत्रों के द्वारा ही निर्धारित होता है, ठीक है। यह धारणा है कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी होती है, पूर्णतः निराधार है। तो हम लोग गांव देहात में सुने भी होंगे, है ना, कि किसी के घर में सिर्फ बेटी जन्म ले रही तो मम्मी को, यानी कि घर की जो महिला उसी को ये डांट फटकार मिलता है, उसको थोड़ा सा ये किया जाता है, ठीक है, कि सारा जिम्मेवारी उसी का है। लेकिन हम लोग यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से जब पढ़े तो हम लोग पता चल रहा है कि लड़की में तो ऑलरेडी एक्स गुणसूत्र होता है, तो एक्स गुणसूत्र नहीं होता है किसी भी लड़का को जन्म करने के लिए। हम लोग लड़का अगर चाहिए तो एक्स और वाई, यानी यहाँ से वाई का गुणसूत्र चाहिए, यहाँ से वाई का और मम्मी वाला से एक्स का, तो तब ये एक्स वाई बनेगा और इस तरीके से लड़के का जन्म होगा, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है पापा के गुणसूत्र पे। तो यानी कि किसी के घर में बेटी हो रही है या बेटा हो रहा है, उसका सारा जिम्मेवारी पापा पर है, ठीक है, यानी कि घर के नर पे है। आगे बढ़ते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ते हैं, आने वाले क्लासेस में हम ज़्यादा डिटेल से पढ़ के और अच्छे से समझ पाएंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन क्या क्या होते हैं, ठीक है, शरीर में। तो क्या पीयूष ग्रंथि, वृषक और अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में कुछ और भी ऐसे ग्रंथियां हैं जो हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल जैसी कुछ अन्य अंतर स्रावित भी करती है, ग्रंथि भी है, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारा ग्रंथि है बॉडी में, तो वो सारा देखें। थायरॉक्स ग्रंथि यहाँ पर पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है, और एंड्रिन ग्रंथि देख सकते हैं। वृषक ग्रंथि कहाँ पर है, ठीक है, अग्नाशय में ग्रंथि क्या है, तो ये सारी चीज़ है। स्त्रियों में अंडाशय यहाँ पर होता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का होता है, दो अंडाशय होता है, इस तरीके से बना होता है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी। मानव अंतर स्रावित ग्रंथि, तो आगे हम लोग देख सकते हैं कि अग्नाशय और एंड्रिनल जैसे कुछ अन्य अंतःस्रावित ग्रंथियाँ भी हैं। आइए सुने रमेश और मैम क्या बातें कर रहे हैं। तो रमेश बोलता है कि मैम, मेरे चाचा जी का गला बहुत फूला हुआ है और उभरा हुआ है, उन्हें कौन सा रोग हुआ है। तो मैम बोलती है कि थायरॉक्स। रमेश, तुम्हारे चाचा जी गाइटर यानी घेंघा व्यक्ति से ग्रस्त हैं जो थायरॉक्स ग्रंथि का रोग है, ठीक है, इस तरीके से बात है। तो जो घेंघा रोग होता है इसी के फूलने की वजह से होता है। चाचा जी का थायरॉक्स ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन सामान्य मात्रा में नहीं हो रहा है, इस ग्रंथि फूल गई है। तो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा यहाँ पर हार्मोन निकल रहा है, इसलिए फूल गई। मैम से राधिका भी कुछ पूछ रही है, तो राधिका भी मैम से पूछती है। राधिका, मैम, नाना जी को मैंने यह कहते हुए सुना है कि उन्हें मधुमेह रोग है, यह रोग भी किसी ग्रंथि के हार्मोन की कमी से होता है। मैम बताती है कि राधिका, तुमने बहुत सही सोचा है। जब अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाती है तो वह व्यक्ति मधुमेह रोग का ग्रसित हो जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए, ठीक है। ये छोटी छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी है, छोटी बीमारी नहीं बोलेंगे, लेकिन ये
सब ग्रंथि ये जो है ना सारे हार्मोन की कमी या हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से ये सारी बीमारी हो रही है, ठीक है। तो इसको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अनुभव होगा कि जब कभी आपके अभिभावक आपको किसी कारणवश डांट फटकारते हैं तो आप गुस्से की भावना आती है, परंतु थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत हो जाता है। परीक्षा के समय आप अपने आप को चिंतित महसूस करते हैं तथा परीक्षा खत्म होते ही आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। क्या यह सब परिस्थिति किसी हार्मोन को प्रभावित होती है? हाँ, इन सब में भी हार्मोन का योगदान रहता है। जानते हो कि इस हार्मोन का नाम क्या है? तो इस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। आपको इस नाम याद रखना है, ठीक है। जो हम लोग को अच्छा गुड फील करवाती है वो कौन सा हार्मोन है? तो एड्रेनलिन हार्मोन है, ठीक है। इससे क्या हम लोग को अच्छा या बुरा फील होता है। इस एड्रेनलिन ग्रंथ स्रावित करती है। एड्रेनल क्रोध और चिंता उत्तेजना को अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करती है। जब भी हम लोग गुस्सा क्रोध आएगा चिंता होगा तो उसको ये शांत करने के लिए हार्मोन रिलीज होता है हम लोग का ब्रेन में, ठीक है। आगे और भी कुछ हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थायरॉक्स एवं एंड्रल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, जो श्रवण हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही हार्मोन का स्रावन करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का भी एक स्रावन करती है। तो जो हम लोग बॉडी में वृद्धि होता है उसका भी एक स्रावन करती है, ठीक है, जो व्यक्ति के सामान्य वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। जिससे क्या होता है, व्यक्ति का वृद्धि होता है। वृद्धि करने मतलब हाइट वगैरह बढ़ता है, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट है, क्या मनुष्यों की भांति अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होता है? क्या हार्मोन का जनन प्रक्रिया में कोई योगदान है? तो जिस तरह मनुष्यों में हार्मोन का रिलीज हो रहा है उसी तरह क्या जानवरों में होता है? तो ये पता लगाते हैं, ठीक है। पता लगाने के लिए यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या उन्हें थायरॉक्सोन की कमी के कारण गटर हो सकता है? अगर आयोडीन अच्छी मात्रा में ना मिले किसी व्यक्ति को तो क्या उसको कोई बीमारी हो सकता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए हार्मोन का भी योगदान होता है। यानी सभी में हार्मोन की जरूरत पड़ती है लगभग, है ना। तो यहाँ बता रहे चाहे कीट हो या फिर मेढक हो, सब में क्या आपने अपने आसपास इल्ली को देखा है? इल्ली मतलब कैटरपिलर जो होता है। कैटरपिलर क्या होता है? जो इससे ये तितली बनती है वह परिवर्तित के बाद क्या बनती है? आपने रेशम का कीट और मेढक के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा होगा। कीट और मेढक के वयस्क रूप में आने के लिए अनेक चरणों यानी स्टेज से गुजरना पड़ता है। लार्वा पहले बनता है, उससे फिर एडल्ट वयस्क बनता है, ठीक है। उसके परिवर्तन के परिणाम क्या होता है? उसके मेटामॉर्फोसिस में ये कायांतरण हो जाता है, ठीक है। यानी मेटामॉर्फोसिस होकर फिर परिवर्तन होता है। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा किया जाता है। मेढक में थायरॉयड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन, जो थायरॉयड द्वारा स्रावित होता है, कायांतरण का नियंत्रण करता है, ठीक है। थायरॉक्सोन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यदि जल में जिसमें डेडपॉल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं हो तो क्या होगा? टेडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अगर वहाँ पर जिस जगह पर मेढक का अंडा है, ठीक है, टेडपोल से वहाँ अगर ये आयोडीन की कमी हो जाएगा तो फिर मेढक बन नहीं पाएगा। क्या केवल जननात्मक स्वास्थ्य क्या होता है? क्या केवल रोगग्रस्त ना होना ही स्वस्थ कहलाता है या क्या? ऐसा नहीं है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता के संतुलन ही स्वस्थ कहलाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति को इन कुशलताओं को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई का भी नियमित रूप से पालन करना होता है, ठीक है। स्वास्थ्य ही पर्याप्त शारीरिक व्यायाम को भी आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य के साथ में व्यायाम वगैरह भी करना चाहिए। किशोरावस्था में जब शारीरिक वृद्धि होती है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। किशोरावस्था ऊर्जा का चरम अवस्था होता है। इस समय व्यक्ति अपने आप को संतुलित रख कर कार्य करता जाए, वह अपने ज़िंदगी की हर ऊंचाई को छू लेने में सफल हो जाता है, ठीक है। किशोरावस्था की पोषक आवश्यकताएं क्या क्या है? तो हम लोगों को क्या क्या चाहिए? ऐसे ही जो पोषक तत्वों के रूप में हम लोगों को खाना चाहिए, ठीक है। तो किशोरावस्था में तेज़ी से वृद्धि और विकास की ओर अवस्था होती है, यानी किशोरावस्था में
तेज़ी से बहुत सारी चीज़ों का विकास होते रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको पौष्टिक संतुलित आहार खाना चाहिए। दिन में कितने बार खाते हैं और क्या खाते हैं, ये निम्न सारणी पर चर्चा करके विभिन्न प्रकार के आहार के शारीरिक विकास के लिए किस क्षेत्र में प्रभावित करता है, इसको हम लोग ध्यान में एक डाटा भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग का चैप्टर लगभग ख़त्म होने वाला है। का संक्रमण हो सकता है, अतः अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। कुछ छूट गया क्या? तो यहाँ पर हम लोग दिया हुआ है कि जीवन कीमती है, इसे एड्स से बचाएं। यदि आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो अपने नज़दीकी युवा मंत्री केंद्र में जाकर आप क्या कर सकते, जाके संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी चीज़ अपडेट दे दिया जाएगा, ठीक है। किशोरी द्वारा गर्भाधारण कैसे होता है। हमारे देश में विवाह कानून अंतर्गत लड़कियों के लिए जो है 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष रखा गया है। किशोरावस्था में लड़कियां जो है माँ शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती किशोरावस्था में, लेकिन जब 18 साल से बड़ी हो जाती है तो वो सारी चीज़ कर पाती है, इसलिए 18 साल रखा गया शादी का उम्र, ठीक है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है, इससे किशोरियों की शिक्षण भी प्रभावित हो सकती है। झारखंड में इसका जागरूकता हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। कम उम्र की बच्चियों की शादी को अर्ली मैरिज को पढ़ने पर बल दिया जा रहा है, यानी कि बोला जा रहा है कि हतोत्साहित कर दिया जा रहा है कि इसको नहीं करना है, ठीक है। कम उम्र पे शादी नहीं करवाना है। ये सारी चीज़ें चल रही है योजना के अंतर्गत, और इसी के साथ में हम लोग का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही आराम से हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी हम अपलोड कर देंगे। आई होप कि ये पूरा सीरीज आपको पसंद आ रहा है। 8 क्लास, अभी 8 क्लास चल रहा है, उसके बाद 9 क्लास भी चलेगा और 10 क्लास भी चलेगा, सारी चीज़ें आएगी चैनल पे, ठीक है। तो 8, 9, 10 के विद्यार्थी में से किसी भी एक क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि आपको पढ़ने में दिक्कत आती है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बहुत जल्द सारे क्लासेस का वीडियो और कंटिन्यू आने लगेगा, ठीक है। इसी तरह का वीडियो आते रहेगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।